बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन के पार्ट 8 पे लास्ट लेसन में बात कर रहे थे, उसी का ही फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा ये एग्जीक्यूशन की स्टेज ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा रिपोर्टिंग का। तो उसके बाद ये हमारा सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल डेविएशन समरी, इसमें ऑडिटर क्या करेगा, एक फॉर्म जो फिल करेगा, इसमें जो इंटरनल कंट्रोल के लिए उसने क्वेश्चनेयर्स फ्लोट किए होंगे या जो उसने रेज़ किए होंगे, फर्दर उसने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए होंगे सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को मेजर करने के लिए। तो इंटरनल कंट्रोल जब वो देख रहा होता है उसके बाद वो देखता है कि कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल लागू होने चाहिए थे और उनसे इन्होंने डेविएट किया हुआ है। उन डेविएशन की एक तो आपने अलग अलग से एक फॉर्म रेज़ करना है, जो भी डेविएशन फाउंड करेंगे उसके बारे में डिटेल लिखेंगे एक फॉर्म पे। अब एक फॉर्म आपने ऐसा लिखना है जिस पे समरी एक बनाएंगे, जिसमें जितने भी आपने फॉर्म्स रेज़ किए होंगे उनका थोड़ा बहुत रेफरेंस दे के आप एक लॉजिकली उसको कंक्लूड करेंगे कि आपकी इतनी डेविएशन हुई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। अगर डेविएशन नहीं है तो समरी में आपने लिख देना है कि आपने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन लगाई डेविएशन देखने के लिए, लेकिन डेविएशन कोई ऑथेंटिक नहीं थी या कोई इतनी बड़ी डेविएशन नहीं थी, इस वजह से इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। तो आपने समरी में वो जितनी भी डेविएशन हुई हों, कम है तो आपने समरी में पॉजिटिव रिमार्क्स दे देने, और अगर डेविएशंस ज़्यादा हुई हैं तो एडवर्स रिमार्क्स दे देंगे। फॉर ईच सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ डेविएशन डिटेक्टेड द ऑडिटर शुड रिपोर्ट इट टू द एंटिटीज मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट को बताएगा, एंड टू मेक ए रिकमेंडेशन फॉर रेक्टिफिकेशन द कंट्रोल वीकनेस। तो वीकनेस जहाँ पे आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए वो अपनी सजेशंस एंटिटी की मैनेजमेंट को देगा। द पर्पज़ ऑफ दिस फॉर्म इज़ टू हेल्प द ऑडिटर ट्रैक ईच वीकनेस identified by the applying the ICQs, the problem and their recommendation which were reported to the entity। इसमें वो क्लोजली ट्रैक कर सकेगा इसने कितनी डेविएशन नोट की और उन पर रिकमेंडेशन क्या दी। द ईयर इन विच द एंटिटी टुक करेक्टिव एक्शन शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। तो जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि इतना टाइम लगेगा या वो उन्होंने किसी साल में उसकी करेक्शन कर ली, तो आने वाले टाइम में आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इन्होंने ये चीज़ रेक्टिफाई कर ली हुई थी, और आपने उसी हिसाब से आपने जो एग्जीक्यूशन में जितने आपने फॉर्म्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उसमें अमेंडमेंट कर लेनी अगर आप फर्दर भी इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं तो। उसके बाद है कंप्लायंस समरी। इसमें ऑडिटर जो है वो ये लिखेगा समरी एज ए समराइज, मतलब एक स्टेटमेंट होगी जो कि खुलासा टाइप होगा, जिसमें वो सारा कुछ जो उसने ऑब्ज़र्व किया कि आया ये ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो कर रही है या नहीं, इनको कंप्लाई विद कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो पॉजिटिव रिमार्क्स, अगर नहीं कर रही तो एडवर्स। तो कंप्लायंस समरी में वो ये रूलिंग लिखेगा कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को ये कंपनी फॉलो कर रही है। द ऑडिटर विल यूज़ दिस फॉर्म टू आइडेंटिफाई द लीगल और regulatory provisions that the entity should comply with, to document the control that is in place, to check compliance, to document whether the auditor considers the control to be satisfactory and whether compliance was evident। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, के जो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंसेस देखते हैं और बैलेंस शीट में आप मुख्तलिफ आइटम्स देखते हैं, तो उन पे जो सब्सटेंटिव टेस्ट लगा के आप उनको वेरीफाई करते हैं अमाउंट्स को। इस फॉर्म पे आपने वो चीज़ें लिखनी है कि आपने कौन कौन सी सब्सटेंटिव टेस्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट्स और एस्टिमेट पे लगाए, और आपने उनकी क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड की, और अगर करेक्ट थी तो आपने अपने रिमार्क्स में वही चीज़ें लिख देनी है। This form summarizes the errors identified during the performance of substantive tests on accounting estimates. The auditor will use it to summarize errors that were identified
in the errors in accounting estimates farm for later use in aggregating the errors in the evaluation and reporting phase. Reporting phase और evaluation जब आप कर रहे होंगे तो उसमें आपके लिए ये हेल्प करेगी। इसके बाद आता है एरर्स इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने फ़र्ज़ किया बजट बना रही थी या फिर जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट तैयार की, उसमें जहाँ पे गलत फिगर नोट किए गए थे उनकी एक समरी बनाई गई जहाँ पे सिर्फ एरर्स ही लिखी जाएंगी। तो ऐसे फॉर्म को एरर्स इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में वो लिखेगा। फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट वर आइडेंटिफाइड इन द प्लानिंग फाइल फॉर्म कॉल्ड चेक लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिव्यूड। जब ऑडिटर प्लानिंग फेज़ में ये फॉर्म फिल कर रहा था कि वो कौन कौन से एरियाज़ को देखेगा और कौन कौन से एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगा, तो जब उसने रिव्यू किया तो जो गलतियां उसने देखी वो इस जगह पे रिपोर्ट करेगा। द ऑडिटर विल डॉक्यूमेंट हिज और हर रिव्यू ऑफ द एस्टिमेट एंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ एनी एरर्स दैट वर आइडेंटिफाइड। These errors will be summarized in the substantive test of accounting estimate form as described above। जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं उसमें वो सब्सटेंटिव टेस्ट की डिटेल लिखेगा और यहाँ पे एरर्स लिख देगा कि कौन कौन सी एरर्स हुई। फलां अगर एसेट का सब्सटेंटिव टेस्ट की डिटेल है तो सब्सटेंटिव टेस्ट नंबर 1 अगर फर्ज किया उसका रेफरेंस देता है तो उसमें ये एरर पाई। रेफरेंस सब्सटेंटिव टेस्ट रेफरेंस नंबर 2 वो अगर फर्ज किया लाइबिलिटीज़ के बारे में था तो जो एरर उसने पाई उसमें ये लिखेगा कि रेफरेंस 2 और उसमें ये एरर थी। तो उसमें एक समरी टाइप बना के एरर्स का रेफरेंस दे के लिख सकता है। उसके बाद है सब्सटेंटिव टेस्ट सैंपल। जो उसने सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए, अब सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब जैसे हम पहले कई बार इस पे जिक्र कर चुके हैं कि इन डिटेल चेकिंग। तो इन डिटेल चेकिंग सारी की सारी बुक्स को वो नहीं कर सकता। सारी की सारी करेगा तो हो सकता है कि उसको 3 से 4 महीने ऑडिट करते हुए एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का लग जाए, लेकिन इतना टाइम ऑडिटर के पास नहीं होता, इसलिए उसने काम को थोड़ा सा मुख्तसर करना होता है। इसके लिए वो सैम्पल्स पे भी रिलाई करना पड़ता है। तो जो सैंपल लेगा उसके बारे में भी डिटेल लिखेगा कि सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो उसने चीज़ें सेलेक्ट की एज ए सैंपल, उस पे जो फाइंडिंग्स उसकी थी वो इसमें लिखेगा। समरी फॉर ईच ऑडिट प्रोग्राम, the auditor must test the sample transactions to identify the incidence of errors in the sample। तो एरर उसने अगर सैंपल लेते हुए कोई की या सैंपल में कोई एरर थी तो वो भी देखेगा। दिस इज़ डन बाय फॉलोइंग द डिटेल्ड गाइडेंस provided in the audit program for different aspects of the federal audit given at section इतना onward of this chapter under the heading audit programs। The auditors are expected to select the relevant audit programs for each audit as they do not have to apply all the possible audit program in every audit। तो हर audit में सारे के सारे प्रोग्राम अप्लाई नहीं कर सकते। जो अप्लाई करते हैं जिस पे वो सैंपल लेते हैं उस सैंपल के बारे में डिटेल लिखनी होती है और टेस्ट करना था कि सैंपल कैसा था। फर्दर एज substantive testing examines a sample of individual transactions to determine whether the transactions selected comply with all applicable laws। तो जो सैंपल वो किसी भी एक एरिया से लेता है तो वो देखेगा कि इस एरिया में रूल्स और लॉज रेगुलेशंस को अप्लाई किया गया था, फॉलो किया गया था या नहीं। अब ये नहीं कि सारी की सारी एसेट साइड पे सब्सटेंटिव टेस्ट लगा दे, ये भी होना चाहिए कि करंट एसेट्स पे और मीडियम टर्म एसेट पे, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे और लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे और इक्विटी साइड पे भी वो सैंपल ले और उनको भी अप्लाई करे ताकि सारे एरियाज़ की चेकिंग हो जाए। एंड रूल्स टू फाइंड एनी एरर्स और अनोमलीज दैट मे एग्जिस्ट। ईच ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए बेसिक सेट ऑफ स्टेप्स फॉर द ऑडिटर टू फॉलो to perform substantive test। The substantive testing section of the audit program include the basic set of audit objectives which are described below। ऑडिट की ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। फर्स्ट क्या उसने इनकम स्टेटमेंट देखनी है या कंप्लायंस ऑडिट करना चाहता है या कोई स्पेशल ऑडिट है।
to determine whether on the basis of the transaction examined selecting a representative sample of the transaction or other form of sample the entity's financial statements complies with following assertions। तो आपने financial statement में देखनी कि ये following assertions find पूरी की गई हैं या नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि लिखने का तरीका अंदाज, और डिस्क्लोजर का मतलब है पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसकी कोई ऐसी चीज़ें जो अमाउंट्स में नहीं लिखी गई लेकिन आने वाले वक्त में कोई ऐसी उसके साथ इंसिडेंट हो सकता है। लेट्स सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन पे किसी ने लीगल सूट किया हुआ है तो वो भी उस डिस्क्लोजर में मेंशन करेंगे कि इस कंपनी को ये रिस्क भी है आने वाले वक्त में इसको इतने लॉसेस इंकर करना पड़ सकते हैं क्योंकि किसी ने इस पे केस किया हुआ। तो ये सारी डिटेल जो आप वर्बली लिखेंगे उसको डिस्क्लोजर कहते हैं। और बाकी जो अमाउंट्स होती हैं जिनको आप एक तरतीब से, लेफ़्ट साइड पे एसेट होते हैं, राइट साइड पे लायबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको जो तरतीब से आप प्रेजेंट करते हैं, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की रिक्वायरमेंट होती है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को आपने कैसे प्रेजेंट करना होता है। द ट्रांजैक्शन हैव बिन अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए और उसकी डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन भी डिटेल में होनी चाहिए। इसके बाद है एग्जिस्टेंस एंड अकरेंस, अगर कोई चीज़ का वजूद है या कोई कब हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज किया कंपनी ने एसेट ख़रीदे थे तो वो एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये कि जिस डेट को इन्होंने लिखा है कि हमने ये एसेट को परचेज़ किया या एसेट को ऑक्शन किया, उसको ख़त्म किया, तो वो उसी डेट या उसी फिनेंशियल ईयर में हुआ है या सिर्फ इन्होंने डेट लिखी और ट्रांजैक्शन इनफैक्ट किसी और टाइम में अकर हुई थी। तो ये चीज़ जब वेरीफाई करेंगे इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस एंड अकरेंस। ऑल ट्रांजैक्शंस रेलिवेंट टू द ईयर ऑफ अकाउंट हैव बिन रिकॉर्डेड एंड ऑल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैव अकर्ड। उसके बाद कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि फर्ज किया एक बिज़नेस जो है एक साल में कोई भी सेल नहीं करती और उससे पिछले साल में उसने बहुत ज़्यादा सेल्स की थी, तो ये ना हो कि कंपनी आधी सेल्स पिछले साल में शो कर दे और आधी इस साल में शो कर दे सिर्फ प्रॉफिट को शो करने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ट्रांजैक्शन जब हुई तो कम्प्लीटली उसी ही फिनेंशियल ईयर में उसको शो करना चाहिए। ऑल ट्रांजैक्शन रेलिवेंट टू द ईयर ऑफ अकाउंट हैव बिन रिकॉर्डेड एंड इंक्लूडेड। The test has also been extended to include the completeness of what should have been included, not just the recorded transactions, all taxes due, not just those collected। तो टैक्सेस जितने पे किए गए या जमा किए गए वही नहीं लिखने चाहिए, बल्कि जितने ड्यूज होंगे, जितने उन्होंने पे करने थे, उन सबको कम्प्लीटली डिस्क्लोज करना होगा कि इतने टैक्सेस की अमाउंट ऐड हुई थी, सबमिट हुई थी, या जैसे भी था उस पर जैसे लागू होता हो। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि सही तरीके से उसको वैल्यू करना हो। द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हैव बिन करेक्टली वैल्यूड, एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड अप्रोप्रिएटली मेजर्ड। इसके बाद है रेगुलरिटी। ऑल एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जामिन्ड comply with relevant laws and regulation based on the selection of all significant activities, transactions, and a sample of the remainder. And on the basis of this audit work, the auditor will conclude whether the relevant laws and regulations are being properly applied. तो रेगुलेटरी में भी कंप्लायंस वाली ही बात है कि इन्होंने कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके रेगुलराइज किया अपनी सारी ट्रांजैक्शन और ऑपरेशन के स्टेप्स को। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ हाई वैल्यू की आइटम्स। अब हाई वैल्यू वो है कि फर्ज कि आप एक बेस रख लेते हैं कि 10 लाख के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी आपने उनको वेरीफाई करना है। और इसके अलावा की आइटम्स का मतलब ये है कि अगर फर्ज किया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है जो बड़ी एक मेन उसका आइटम है। लेट्स सपोज एक आप क्या कहते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट है उसका क्या काम है, एक ट्रैक्टर बनाना है, फर्ज कि आप उसकी करना चाहते हैं, ऑडिट करना चाहते हैं, ऑडिटर। तो क्या होगा कि अब ये नहीं है कि उन्होंने छोटे भी उनके छोटे प्रोजेक्ट भी चल रहे हों, लेट्स सपोज के वो टॉयज़ वगैरह बनाते हों, टायर बनाते हों, तो इस तरह के भी मेन उनकी जो प्रोडक्ट है वो है ट्रैक्टर।
अब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्टर वो बना सकती है जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑडिटर को ये नहीं करना चाहिए कि वो टॉयज़ और टायर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे सारा के सारा कंसंट्रेट कर दे और मेन जो ट्रैक्टर बन रहे हैं उनकी ट्रांजैक्शन कोई ना देखे। तो ये इस तरह का फिर ऑडिट जो है वो ठीक नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अश्योर नहीं होगी। तो इसलिए जो की आइटम्स है उनका ऑडिट करना भी ज़रूरी होता है। समरी, दिस फॉर्म इज़ यूज्ड to summarize errors found by the substantive test of high value key items that were performed। ठीक है, उनमें जितनी ऑब्जर्वेशन देखेगा वो इसमें समरी लिखेगा। The auditor should note that what procedures were performed and the nature and value of the errors and cross-reference the procedure to the working paper that provides the details of each test, details of errors इन सैम्पल हाई वैल्यू आइटम्स एंड की आइटम्स। इसमें जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, जहाँ पे डेविएशन होंगी, वो नोट डाउन करेगा। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ एरर्स इन सैम्पल, और जो उसने सैम्पल सेलेक्ट किया था उसमें जितनी एरर्स आई होंगी उनको इस फॉर्म में वो नोट डाउन करेगा। हाई वैल्यू आइटम्स एंड की आइटम्स, द ऑडिटर विल complete one copy of this form for every single error discovered in any of the substantive tests of details from sample transactions and high value items and key items, details of the voucher on which the error occurred, the nature and cause of the error and its value should be documented on this form। तो जितनी ट्रांजैक्शन उसने देखी, तो जिस ट्रांजैक्शन में एरर देखी होगी उस ट्रांजैक्शन का भी वो रेफरेंस देगा कि ये फ़लाँ डेट की जो ट्रांजैक्शन है वोचर नंबर फ़लाँ, उसमें ये अमाउंट की एरर थी और एरर की वजह क्या थी और इस एरर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी समरी लिखेगा। इसके बाद एग्जिट इंटरव्यूज़। एग्जिट इंटरव्यूज़ में जो है जाते हुए जो इंटरव्यू करते हैं ऑडिटर्स मिलते हैं और जो ऑब्जर्वेशन या जो उनकी होती हैं उनको ऑथेंटिकेट करते हैं उनके बारे में सवाल जवाब करने के बाद, तो इस फॉर्म में वो नोट करेंगे। सेक्शन 9.8 ऑफ फैम stresses the importance of keeping entities officials informed during the course of audit। जिस जगह पे वो ऑडिट कर रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल को पता होना चाहिए कि इन्होंने अब तक क्या ऑडिट किया, क्या ऑब्जर्वेशन थी। इन एडिशन टू द ओपन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑडिट, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू अरेंज ए मीटिंग विद सीनियर एंटिटी मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द फील्ड वर्क एट ईच लोकेशन। तो जो उसकी लोकेशन है जहाँ पे वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ऑडिट की, तो जाते हुए उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने ये चीज़ें फाइंड की हैं। द ऑडिट ऑफ डिसेंट्रलाइज साइट्स रिमोट फ्राम द ऑडिट ऑफिस, के ऑडिट ऑफिस से अगर कोई दूर एरियाज़ हैं उनका अगर जब ऑडिट किया जाता है फिर क्या होना है, आउट ऑफ विच द ऑडिट टीम ऑपरेट्स इज़ complicated by the fact that briefing of the management at the site cannot be done after the senior audit management has reviewed the audit findings. This means that the team should provide feedback to the management at decentralized site prior to conducting full interviews of the finding। तो उनको डिसेंट्रलाइज्ड एरियाज पे जितने लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड की है। It is good practice for the audit team leader to determine whether there are any sensitive issues that need to be brought to the attention of senior management prior to the discussing with the entities management at the site। तो साइट पे जाने से पहले वो सीनियर मैनेजमेंट पे बात कर लें। अगर कोई इशू ऐसा है जिसमें सेंसिटिविटी है, लॉसेस के ज़्यादा चांस हैं और टॉप मैनेजमेंट को पता ही ना हो, तो टॉप मैनेजमेंट की तवज्जो में वो लाना चीज़ ज़रूरी होता है। Where potentially sensitive matters are involved, the audit team leader should get instruction from senior audit management before the exit briefing। exit interview या briefing से पहले वो senior management से उस टॉपिक पे कंसल्ट कर ले कि हमारा इसमें ये फाइंडिंग थी, इसमें बिजनेस को लॉस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, आप क्या समझते हैं, आपकी ये नॉलेज में है तो इसको करेक्ट करें, अगर नहीं है तो साइट एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में देख लें। प्रोग्राम क्या होता है, एक तरतीब होती है कोई भी काम करने का, मतलब एक स्टेप वाइज। आपका ही दिन में उठें तो आप दिन में देखते हैं कि आज के दिन में आपका क्या प्रोग्राम है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं
ऑफिस में कौन कौन से काम प्रायोरिटी पे आप करते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी रूटीन चलती है उसको आप क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। जैसे ऑडिटर जो है अपना एक प्रोग्राम सेट करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्ड audit programs for various audit areas. Employee related expenses के एम्प्लॉय के रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने थे, गुड्स एंड सर्विसेज, और इस बिज़नेस ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसकी क्या पोजीशन है, कितने प्रॉफिट हुए, उनकी डिस्बर्समेंट और फर्दर क्या डिस्पोजल है। इसके अलावा बिज़नेस के डेट्स कितने हैं और कितने इन्होंने अदा करने हैं, बिज़नेस की पोजीशन क्या आया कि वो कर्ज़े अदा कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको फर्दर कैसे उनको पे ऑफ करेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट वाइज ऑडिट करेगी, फैक्स एसेट्स का भी ऑडिट करेगी, जितने उस कंपनी ने एसेट खरीदे हैं, जितने भी डेप्रिसिएशन अगर लगाई तो कौन से मेथड यूज़ किया, आया कि वो मेथड ठीक है या नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो उसकी करेक्शन क्या है, अगर ठीक है तो सब जो एसेट्स हैं उन पे वही मेथड लगाया या वेरी कर रहा है, अगर वेरी कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो ये मुख्तलिफ है। फिक्स एसेट का जब वो ऑडिट करेगा तो उसमें सारी कंसीडर करेगा उसके ऑल पॉइंट्स। ग्रांट्स इन एड एंड कंट्रीब्यूशन, अगर कोई बिज़नेस को कंट्रीब्यूशन या ग्रांट मिली तो उसके बारे में देखेगा कब आई, कैसे आई और उसकी एक्सपेंडिचर कैसे हुआ। इसके अलावा अकाउंट्स कंपाइलेशन की कैसे तरतीब है और उनको कौन कंपाइल कर रहा है, जो कर रहा है उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है, अगर है तो उससे भी इंटरव्यू करे, फर्दर जो वीक एरिया डिटरमिन करे उसका फर्दर ऑडिट करे। तो ये अकाउंट्स कंपाइलेशन की डिटेल भी होगी उस पर। इसके बाद है द ऑडिट प्रोग्राम्स गिवन इन दिस सेक्शन कैन नॉट प्रोवाइड एन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ चेक्स। ये नहीं है कि ये सारे जो हमने प्रोग्राम में ये जो स्टेप बताए कि ये सारे के सारे कवर करते हूँ। although in certain cases specific references to the current rules and regulations have been given in the audit programs, it needs to be noted that the auditor should be familiar with the operations of the audit entity and should have a sound knowledge of the relevant laws, regulations and rules with which the transaction must comply. This will allow him her to make appropriate adjustment to the ऑडिट प्रोग्राम गाइड्स। तो ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा होता है उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का सारा पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से चलेगा, गाइडेंस वगैरह कैसे अपने सबॉर्डिनेट को कर सकता है और वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैनेज करेगा, और उसकी एक्सपीरियंस बेस पे वो डिटरमिन कर लेगा कि इस डिपार्टमेंट में फलां एरिया सेंसिटिव है। तो ये सारे के सारे उसने जो प्रोग्राम सेट करना होता है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस पे करना होता है। तो जितना उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छा होगा उतना ही अच्छा है प्रोग्राम सेट करके उसकी अच्छी ट्रांजैक्शन इन टाइम विद क्वालिटी एश्योरेंस कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद है फर्दर मोर इफ ऑडिट प्रोग्राम्स डू नॉट कवर द ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट्स, he can add an audit worksheet on which he notes the details of the transaction, revenue, expenses, investment, his audit procedures and findings. The audit programs have been developed by keeping in view the risk mentioned in 3.5 में हमने जो रिस्क देखे थे तो उन्हीं की मद्देनज़र रखते हुए ऑडिट का प्रोग्राम बनता है। यहाँ का जो चैप्टर है हमारा ऑडिट एग्जीक्यूशन वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।